नमस्कार दोस्तों, मैं तन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इस एजुकेशनल चैनल एग्रीकल्चर गुरुदेव पर। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए क्वेश्चंस आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं आगे। मस्टर्ड फ्रूट इज नॉन एज सिलिक्वा। मस्टर्ड के फल को सिलिक्वा कहा जाता है। दोस्तों सीधा सा पॉइंट है, मस्टर्ड के फल को क्या कहा जाता है? सिलिक्वा। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो और दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड है पजेंसी ऑफ मस्टर्ड इज ड्यू टू आइसोथायोसाइनाइड। दोस्तों मस्टर्ड में एक पजेंसी होती है। अगर आप मस्टर्ड सरसों का तेल यूज करते हो तो उसमें एक तीखापन होता है। वह तीखापन किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1963। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन मार्च 1963 में स्टैब्लिश हुआ। और यही एक क्वेश्चन और बनता है, ये इस्टेब्लिश तो मार्च में हो गया था लेकिन इसने कार्य करना जुलाई 1963 से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये है कि एनएससी स्टैब्लिश कब हुआ? तो स्टैब्लिश हुआ था 1963 में, और कार्य करना स्टार्ट किया था जुलाई 1963 में। मार्च में स्टैब्लिश हुआ और जुलाई में कार्य करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट आता है नेशनल सीड एक्ट। नेशनल सीड एक्ट जो है वो पास हुआ था 1966 में। नेशनल सीड एक्ट को 1966 में बना दिया गया था, लेकिन वह एक्ट 2 अक्टूबर 1969 को वर्क करना उसने चालू किया। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों टेट्राजोलियम टेस्ट की ओर। ये टेट्राजोलियम टेस्ट है, वह टेस्ट दोस्तों बीज को बोने से पहले किया जाता है। और ये टेस्ट क्या करता है? वायबिलिटी एंड विगर को प्रेजेंट करता है। यह टेस्ट बीज की ऐसी क्षमता को, ऐसे कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करता है जो कैरेक्टर ये बताते हैं कि यह बीज बोने योग्य है या नहीं है, इस बीज में अंकुरण की शक्ति है या नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके ये पॉइंट, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में है द हेडक्वार्टर ऑफ एनएससी इज पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। द वर्ड मेट्रोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीक लैंग्वेज। और दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ऐसा कोई शब्द जिसमें अंत में लॉजी या नॉमी होता है तो उसके चांस रहते हैं 99%। वह कौन सा वर्ड होगा? ग्रीक वर्ड होगा। किसी भी शब्द के अंत में लॉजी या नॉमी लगा होगा तो उसके 99% चांस है कि वो कौन सा वर्ड होगा? ग्रीक होगा। और यहीं अगर साइंस या कल्चर लगा होता तो वो वर्ड लैटिन वर्ड होता है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1873। नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो उसका एस्टैब्लिश हुआ था 1873 में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजिकल। एग्रोमेट्रोलॉजिकल डिवीजन जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है और वह 1932 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय पायरोनोमीटर। दोस्तों सोलर रेडिएशन नापने के लिए पायरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और यह जो मीटर है वह टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मापता है, मतलब सूर्य से आने वाली कुल किरणों को ये नापता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया। इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उनको 8 भी कहा गया है और 21 भी कहा गया है। दोस्तों ये आईसीआर द्वारा निर्धारित किया गया है। और आईसीआर ने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। एक प्रोजेक्ट है NARM, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा चलाया जाता है? आईसीआर के द्वारा संचालित है। इस प्रोजेक्ट ने इकोलॉजिकल जोन को 8 इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया है। और एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वेइंग एंड लैंड यूटिलाइजेशन प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वेइंग एंड लैंड यूटिलाइजेशन प्लानिंग। इस
ये भी ICAR के द्वारा ही संचालित प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उनको 21 बताया गया है, लेकिन यह जोन अब क्या कर दिए गए हैं, 21 से घटाकर 20 कर दिए गए। तो दोस्तों आप याद रखना, अगर वो आपसे पूछते हैं कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन को अकॉर्डिंग टू नार्प कितना किया गया है, तो NARM के द्वारा 8 किया गया है, NARP के द्वारा 8 किया गया और NSNBSSLUP इसके द्वारा 21 में विभाजित किया गया था, लेकिन आज इनकी संख्या 20 है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अभी बात कर रहे थे एग्रो इकोलॉजिकल जोन की, अब बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन की। इनको 15 है एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है और इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 7th 5 ईयर प्लान में डिसाइड किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में से निर्धारित किया गया था और इनकी संख्या फिक्स्ड है। इनकी संख्या फिक्स, अगर ये 15 है 15 ही है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन अगर अकॉर्डिंग टू NARP पूछते हैं तो 8 है और NBSSLUP पूछते हैं तो 21 है। ठीक है, और अगर क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस आर CO2, CFC, CH4। दोस्तों आपको अच्छे से पता है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन गैसों में मुख्य रूप से गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन गैस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1875। एग्रो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उसकी स्थापना 1875 में की गई। क्लियर है दोस्तों। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। विंड की जो वेलोसिटी है वो एनेमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्लियर है दोस्तों। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी इज कॉपन। कॉपन को एग्रो क्लाइमेटोलॉजी का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। कॉपन क्लासिफाइड द क्लाइमेट बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। कॉपन ने जो क्लाइमेट था उसको 2 वर्गों में विभाजित किया था, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा और तापमान के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। वेदर का, मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, द टर्म्स बीड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय जेथरो टुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो बीड टर्म्स था वो किसने दिया था, जेथरो टुल के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस इज सिचुएटेड एट जबलपुर मध्य प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बीड साइंस, बीड साइंस का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। कमर्शियल बायो हर्बिसाइड फर्स्टली अपीयर्ड इन मार्केट USA इन अर्ली 1980। सबसे पहले बायो हर्बिसाइड जो थे, जो जैविक खरपतवारनाशी थे, उनका प्रयोग सबसे पहले या उनको मार्केट में सबसे पहले USA लाया। और कब लाया, 1980 के दशक में लाया, 1980 में लाया। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड एट गुड़गांव हरियाणा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर फ्लावर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड स्टार्टेड इन 1971 में। पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चर का जो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट था वो सबसे पहले 1971 में स्टार्ट किया गया। सेंट्रल टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च, सेंट्रल टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट श्रीनगर। ठीक है दोस्तों। टेम्परेट फ्रूट्स का जो रिसर्च सेंटर है, हॉर्टिकल्चर का रिसर्च सेंटर है, वो श्रीनगर में स्थित है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट ब्राजील। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर का वो ब्राजील में स्थित है। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ पोमोलॉजी, डिकेंडेले। डिकेंडेले को फादर ऑफ पोमोलॉजी कहा जाता है, फल विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1984। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो स्थापना थी वो 1984 में की गई। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर, डॉक्टर KL चड्डा। सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो थे हॉर्टिकल्चर के वो थे डॉक्टर KL चड्डा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। विच वेजिटेबल रैंक फर्स्ट अमंग वेजिटेबल क्रॉप्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। दोस्तों एक पॉइंट ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा किसी भी वेजिटेबल का जो उत्पादन होता है वो पोटैटो का होता है। विश्व में सबसे ज्यादा पोटैटो वेजिटेबल का उत्पादन होता है, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इन इंडिया पोटैटो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगल्स इन 1965। दोस्तों
इंडिया में आलू को जो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो लाने वाले शख्स थे वो थे पोर्टुगस। ठीक है दोस्तों। रिसर्च ऑन पोटैटो वाज स्टार्टेड एट IARI न्यू दिल्ली 1935। आलू पर रिसर्च करना हमने 1935 से स्टार्ट किया था और IARI न्यू दिल्ली में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों। द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 एट लिमा पेरू। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर 1971 में बना और ये लिमा पेरू में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 में बना। सीड प्लॉट टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर पुष्कर नाथ। सीड प्लॉट टेक्निक जो थी डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, डेवलप की गई। द हेडक्वार्टर ऑफ CPRI वाज शिफ्ट फ्रॉम पटना टू शिमला एट इन 1956। दोस्तों इस बात को याद रखना, जो अगर बात करें कि CPRI के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, शिमला में है। लेकिन जब CPRI स्टार्ट किया गया था, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 49 में स्टार्ट किया गया था, तब इसका इंस्टीट्यूट इसका जो सेंटर था वो पटना में था। इसको बाद में 1956 में पटना से शिफ्ट करके शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। ट्रू पोटैटो सीड कंसेप्ट बाय फर्स्ट रिलीज टू राइस कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया बाय डॉक्टर S रामानुजम। ये फर्स्ट डायरेक्टर थे CPRI के। दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कंसेप्ट ट्रू पोटैटो का जो कंसेप्ट है उसे कमर्शियल रूप से डॉक्टर S रामानुजम ने राइज किया होगा। इसको सामने लाए डॉक्टर S रामानुजम, और ये जो S रामानुजम थे वो फर्स्ट डायरेक्टर थे CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि CPRI के पहले डायरेक्टर कौन थे, तो CPRI के पहले डायरेक्टर थे डॉक्टर S रामानुजम। Cauliflower was introduced in India by Dr. Jameson from Kew Garden, London in the year 1822। दोस्तों कॉलीफ्लावर को भारत में इंट्रोड्यूस कराने का जो श्रेय है वो डॉक्टर सैमसन को जाता है। इन्होंने क्यू गार्डन में इसको क्यू गार्डन लंदन में इसे 1822 में इंट्रोड्यूस कराया था। मेल स्टेरिलिटी इन कॉलीफ्लावर बाय इंट्रोड्यूस बाय पियर्सन। कॉलीफ्लावर में मेल स्टेरिलिटी होती है, इस बात को बाय पियर्सन के द्वारा इस बात को प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, इस बात के बारे में बताया गया। द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ कुकरबिट्स कुकरबिटेशियन। दोस्तों कुकरबिट्स में एक हानिकारक सब्सटेंस होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम है कुकरबिटेशिन। ठीक है दोस्तों। Which hormones are used in cucurbits to modify sex and to introduce femaleness? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो हार्मोन कुकरबिट्स में सेक्स मॉडिफिकेशन का काम करता है, यानी कि सेक्स जो फीमेल फ्लावर है उनकी संख्या बढ़ाता है और मेल फ्लावर की संख्या कम करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है GANNAA, जिब्रेलिक एसिड एंड नेप्थलिन एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको पता है कि कुकरबिट्स में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग आते हैं, तो ये जो जिब्रेलिन एसिड और नेप्थलिन एसिटिक एसिड है ये क्या करते हैं, ये मेल फ्लावर की संख्या कम करके फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज सिंधु। आम की बीज रहित जाति जो है उसका नाम क्या है, सिंधु। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इज अल्फांजो। आम की सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वैरायटी जो है उसका नाम है अल्फांजो। ब्लैक टैप इन मैंगो इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रिकलिन फ्यूमस मोस्टली SO2 और डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। दोस्तों ये कह रहे हैं कि मैंगो की जो फिजिकल डिसऑर्डर है ब्लैक टिप, उस ब्लैक टिप डिसऑर्डर का मुख्य कारण जो है ब्लैक क्लेन यानी कि ईंट के भट्टों से निकलने वाली फ्यूम्स यानी कि गैस है, और उस गैस में मोस्ट रूप से क्या होता है, CO कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड रहती है और डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन की डिफिशियंसी से ब्लैक टिप हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन मुख्य कारक जो है वो ब्रिक क्लिन फ्यूम्स होती है, यानी कि ईंट के भट्टों से निकलने वाली लौ होती है, धुआं होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और सल्फर डाइऑक्साइड आता है। विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इन फाउंड इन मैंगो। मैंगो में किस तरह की इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, तो मैंगो में गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। मैंगो वैरायटी मोस्ट सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। वो ये कह रहे हैं ऐसी कौन सी वैरायटी है जिससे हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP क्या होता है,
कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की जो विधि है उसे कहा जाता है HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो आम्रपाली जो आम की वैरायटी है वो HDP के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है दोस्तों, मैंगो इन्फ्लोरेसेंस कंटेन्स विच टाइप ऑफ फ्लावर। मैंगो में कौन कौन से फ्लावर आते हैं? तो मैंगो में मेल फ्लावर आते हैं एंड हर्मोफ्रोडिक फ्लावर आते हैं, यानी द्विलिंगी फूल आते हैं। तो मैंगो में कौन कौन से फूल आते हैं? मैंगो में मेल फूल आते हैं और हर्मोफ्रोडिक यानी कि द्विलिंगी फूल आते हैं। द ऑफ सीजन मैंगो वैरायटी इज निरंजन। मैंगो जो की ऑफ सीजन वैरायटी है उसका नाम है निरंजन। लास्ट क्वेश्चन है, द ओनली म्यूटेंट कल्टीवेटर्स ऑफ मैंगो इज रोजिका। एक ऐसा मैंगो का केवल एकमात्र रोजिका एक ऐसा कल्टीवर है जिसे म्यूटेंट के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह से आने वाले क्वेश्चंस को जल्दी पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं न्यू वीडियो में।